हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय गौतम। और ये आपकी लास्ट सी सेट की स्ट्रैटेजी वीडियोस होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कुछ भी सी सेट की स्ट्रैटेजी के बारे में देखने के लिए। क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि सी सेट क्लियर कैसे करना है। आपने मेहनत करी है नहीं करी है, या फिर आप जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, तो इस वीडियो को देख लें। इसके बाद आप मेरे को बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, सी सेट क्लियर कैसे करना है। मेहनत कितनी लगनी है कितनी नहीं लगनी है वो मैं सारा डिटेल करूंगा, डिटेल में बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है सी सेट में बैठने से पहले। तो अगर वो नहीं जानी है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि सी सेट क्लियर करना, और हो ही जाता है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि वाई वी फेल इन सी सेट, कि हम फेल ही क्यों करते हैं सी सेट में। बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, फिर भी फेल कर जाते हैं। तो वो रिलेट करेंगे मेरे से, जो फेल कर गए हैं। लेकिन जो नहीं भी फेल करे हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, फिर दूसरा हम जानेंगे कि सी सेट को क्लियर करने के लिए हमें करना क्या है। ठीक है, व्हाट टू डू। ठीक है, फिर हम जानेंगे हाउ टू डू इट। ये तीन चीज़ों में हमारा सी सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आते हैं कि वाई वी फेल इन सी सेट। देखो, सबसे पहले जो रीज़न है सी सेट फेल होने का, कि क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्ज़ाम, कि क्वालिफाइंग है ना हमारा, तो हमारी अटेंशन इतनी ज़्यादा इसमें देते नहीं हम। तो सबसे बड़ा यही रीज़न है कि मोस्टली इंजीनियर लोग होते हैं, वो कहते हैं सी सेट तो हमारा हो ही जाएगा। या फिर कई लोग काफ़ी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो कहते हैं क्वांट आता है हमें, हम कर ले जाएंगे। लेकिन आप ये देखो, सी सेट काफ़ी सालों से, दो तीन सालों से काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है। जो क्वांट और रीजनिंग है वो इतनी ईजी नहीं आ रही है। तो जो लोग कॉम्प्रिहेंशन को मिस करके जाते हैं, उनका तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है सी सेट। दूसरी चीज है कि एग्जाम डे मिसमैनेजमेंट करते हैं। एग्जाम डे मिसमैनेजमेंट में क्या क्या होता है, देखो हमारा जो जीएस होता है ना, तो जीएस 2 घंटे का होता है, उसके बाद रहता है हमारा 3 आवर्स का गैप। अब देखो, 3 घंटे में लोग करते क्या है, एक तो गर्मी का मौसम होता है, समर रहती है, उसके बाद लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि जीएस का पेपर काफी टायरिंग होता है, उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद जीएस का जो पेपर है ना, कई लोगों को डाउटफुल जाता है, तो 99% लोगों का डाउटफुल ही रहता है। तो फिर वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड से कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ये क्वेश्चन सही हुआ। तो पेरेंट्स रहते हैं उधर, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सही हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो इसमें ना वो पूरा 3 घंटा निकाल देते हैं। फिर थोड़ी वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं, जिससे उनकी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है। वो माइंड को चलाते ही रहते हैं, माइंड को शांत शांत नहीं रखते हैं उस 3 घंटे में। तो जिसकी वजह से जो हमारा ये एनर्जी है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो सी सेट पेपर में आते हैं ना, जो सी सेट पेपर में आते हैं, तो उसके बाद एग्जाम टाइम मिसमैनेजमेंट करते हैं। एग्जाम टाइम मिसमैनेजमेंट करते हैं। एग्जाम टाइम को कैसे मिसमैनेजमेंट करते हैं, कि एक तो एनर्जी ड्रेन हो रखी है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन के पहले 2 सवाल देखे, तो पूरा एक पेज तो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, फिर उसमें एक ही क्वेश्चन आता है। तो ऐसे 2-3 सवाल करते हैं, फिर वो कहते हैं यार मैथ में कूद जाओ, यहाँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि 15-20 मिनट गुजार देते हैं और वो 2 सवाल ही कर पाते हैं। फिर मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, क्वांट पे आ जाते हैं। फिर क्वांट में भी सेम चीज होती है कि 3-4 सवाल किए, एक भी नहीं निकला। फिर वो जबरदस्ती तुक्के मारना शुरू कर देते हैं क्वांट में, और क्वांट में तुक्के मारना मतलब आपका नहीं निकलना है फिर सी सेट। फिर रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में उन्हें इनफ क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, और एक दो क्वेश्चन जो रीजनिंग के उनके आते भी होते हैं, मतलब टॉपिक्स जो इजी होते हैं, उसके क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। तो क्या होता है, 1 घंटा निकल जाता है उनका, और 15-20 सवाल होते हैं बस। फिर वो हो जाते हैं होपलेस, और इनमें भी श्योरिटी नहीं रहती। तो होपलेसनेस की वजह से बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल है, जो इजी सवाल है, उनको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ये 3 मेजर रीजन है जिनकी वजह से सी सेट नहीं निकलता। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है कि लोग तैयारी ही नहीं करते, लैक ऑफ प्रेपरेशन। अब लैक ऑफ प्रेपरेशन भी क्यों होती है, तो उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लोग सोचते हैं कि लास्ट के महीने में हमें बस 3-4 दिन दे लेंगे, और सी सेट के अब जो मेजर मेजर टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है। फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है सी सेट के टॉपिक से। अगर फैमिलियरिटी नहीं आई, तो आप कितना भी उस टॉपिक में तोड़ो, तो एग्जाम टाइम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप उसको नहीं कर पाओगे। और फैमिलियरिटी जब ही आएगी जब 2 से 3 महीने आप कंटिन्यूस सी सेट को थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है कि मोटी बुक्स। ठीक है, हैवी बुक्स, कि सब कहते हैं कि आर एस अग्रवाल पढ़ लो। अब आर एस अग्रवाल की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो उनको कैसे पढ़ लो।
फिर लोग कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में क्या है कि 3-3 घंटे की कम से कम नहीं तो 40-50 क्लासें रहती हैं सी सेट की, ठीक है। उसके लिए आप 20-25 हज़ार रुपये भी फूक लेते हो, बहुत लोगों ने फूके भी हैं, ठीक है। उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं आती कि करना क्या है। तो आप इस आधे घंटे वीडियो को देखो, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, और आराम से सीजन मक्खन मलाई की तरह निकलेगा आपका, ठीक है। तो अब बात आती है करना क्या है, व्हाट टू डू। देखो, क्या करने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एग्जाम का डायनामिक्स क्या है। तो डायनामिक्स हम एक बार देख लेंगे और कितना हमें मार्क्स चाहिए वो देख लेंगे, तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो काफी लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी देखो, ठीक है, एक बार देख लो कि 20 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस में से 27 to 28 क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन के। फिर हमारे 37 to 40 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं क्वांट के। फिर हमारे 12 to 15 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं रीजनिंग के। अब ये देखो, यहाँ पे सारा डायनेमिक्स प्ले होता है, यहीं पे एग्जाम निकलता है और एग्जाम बिगड़ता है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल है ये आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वांट के सवाल हैं और रीजनिंग के सवाल है ना, वो आपको सेलेक्टिवली अटेम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिवली। अब जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन के जो 27-28 क्वेश्चंस हैं उनको आप सारे करोगे ना, तो आपके इसमें 24-25 सही होने चाहिए, ठीक है। अगर 21-22 भी सही हो रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको सारे ये करने हैं। अब लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वांट पे कूद जाते हैं, सबसे पहले रीजनिंग पे कूद जाते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ये हमें नहीं करना है। ये सारे के सारे सवाल हमें वन गो में निपटाने हैं, और वो भी सबसे पहले ही ये काम करना है पेपर में बैठते ही। ऐसा क्यों करना है उसका रीजन मैं बताता हूँ। कि हम जीएस का पेपर लिखते हैं ना, तो हमारा माइंड जीएस टाइप का रहता है, मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल माइंड रहता है, क्वांटिटेटिव माइंड, हमारा एप्टीट्यूड माइंड नहीं रहता है। तो जीएस के बाद अगर हम डायरेक्ट क्वांट पे कूदते हैं तो हमें काफी डिफिकल्टी आती है डायरेक्ट क्वांट को करने के लिए, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता नहीं है। क्वांट के बाद कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता, काफी डिफिकल्ट होता है, माइंड हो जाता है थक, कॉम्प्लेक्स हो जाता है माइंड, काफी थक जाता है माइंड क्वांट करने के बाद। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लंबे लंबे पैराग्राफ आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, काफी मुश्किल रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है। सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन ही करना है। अब कितनी देर में कॉम्प्रिहेंशन करना है, कई लोग आधा घंटा देते हैं, 45 मिनट्स देते हैं, नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में पूरा 1 घंटा देना है, और 1 घंटे से ज्यादा, अगर 1 घंटा 15 मिनट हो रहा है ना, 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स भी आपके हो रहे हैं, तो उसमें लगा दो कॉम्प्रिहेंशन में, इट इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आधा घंटा मतलब पौना घंटा ही बच रहा है हमारे लिए क्वांट के लिए, तो उसको कैसे करेंगे कि 45 मिनट्स इज ओनली लेफ्ट फॉर क्वांट एंड रीजनिंग बोथ, सो हाउ कैन वी डू इट। तो उसके लिए डरने की बात नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और ये कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी तरीका बताऊंगा मैं, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा मेरा। कॉम्प्रिहेंशन की वो वीडियो जरूर देखना, उसके लिए कोई स्टडी की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन बिना स्टडी के सिर्फ कॉमन सेंस से हमारा हो सकता है। तो अब मान लो आपने 1 घंटा 15 मिनट दे लिया कॉम्प्रिहेंशन में, उसके बाद 10 मिनट्स आपको पेपर एनालाइज करना है। पेपर एनालाइज कैसे करना है कि आउट ऑफ दोज 40 क्वेश्चन ऑफ क्वांट, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन चूज करने हैं जो कि आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उसको नंबर देना 1। ऐसे ही आउट ऑफ 15 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, आपको सिर्फ इसमें 7 to 8 क्वेश्चन चूज करने हैं, हाफ क्वेश्चन चूज करने हैं, उसको देना 1 मार्किंग। तो ये वो टॉपिक्स होंगे जो आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं, जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। तो आप ये देखो, इसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाएंगे जो आप करोगे वापस से, और जो बाकी के इसके 40 क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ दोगे, वो छूने भी नहीं है, चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट हो। चाहे यूपीएससी ने ऐसा एग्जाम बनाया कि कोई भी भारत का बंदा क्रैक ना कर पाए, फिर भी आपको वो नहीं छूने हैं, तो आपकी टेंशन वहीं पे कट गई, आपको पढ़ने ही नहीं है वो सवाल जो आपको नहीं आते, तो करने क्यों है। तो ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, जो 15 to 20 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। फिर आपका नंबर 2 डालने हैं, नंबर 2 डालना है। नंबर 2 उन क्वेश्चंस में डालना है कि अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस में आप दोगे, ठीक है, लेकिन टाइम बचेगा नहीं। तो आपने 1 आवर 15 मिनट दिया रीजनिंग में, प्लस आपने 10 मिनट्स दिया ये एनालाइज करने में कि आपके कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं बाकी के। फिर आपके पास 30 to 35 मिनट्स बचते हैं, इसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपने मार्किंग लगाई है 1, ठीक है। उसके बाद टाइम बचा तो 2 मार्किंग करेंगे, ऐसे भी 7 to 8 क्वेश्चंस आपके निकल के आ जाते हैं 2 मार्किंग वाले। तो इनको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें भी ज्यादा नहीं रुकना है, इसमें भी एक क्वेश्चंस में आपको पता लग जाएगा कि आधे मिनट में 1 मिनट में पता लग जाएगा कि वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे स्टिक करना है। तो इन आउट ऑफ 15-20 क्वेश्चंस अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपका सीसेट निकल गया। सिर्फ 10 क्वेश्चन करने से ही सीसेट निकल गया,
ठीक है, आपको ये डिसाइड दिमाग में नहीं लेके चलना है कि मेरे को 50 क्वेश्चंस करने हैं या 60 क्वेश्चंस करने हैं। देखो नेगेटिव बहुत होंगे, आपका खत्म हो जाएगा पेपर। आपको ये लेके चलना है कि 40 क्वेश्चंस मतलब 35 टू 45 के बीच में लेके चलना है मेरे को। 35 अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 45 अगर आपकी एक्यूरेसी 80% तक आती है तो ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, तुक्के नहीं मारने सी सेट में, तुक्के हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में मार सकते हो लेकिन वो भी 2 ऑप्शन रिमूव करके। अब बात आती है कि 30 मिनट्स में जो है हम 10 टू 15 क्वेश्चंस कैसे करें, तो इजीली हो जाते हैं। 3 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है, 3 मिनट्स 1 क्वेश्चन, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर वो लो हैंगिंग और आपके टॉपिक्स आते हैं तो एक एक मिनट में सवाल हो जाते हैं, 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। चलो मान लो एक मिनट में एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिए तो भी चलेगा। ठीक है, फिर भी आपके इजीली 10 टू 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इससे सी सेट आपका इजीली निकल जाएगा। लेकिन ऐसी बात है कि ये जो 10-15 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग के, तो इनके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंशन तो मैं बताऊंगा वीडियो में कैसे करना है, लेकिन इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है, तो देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू नीड टू फोकस अपॉन। कि आप क्या है, आर एस अग्रवाल लेके आते हो, इतनी मोटी किताब है, या फिर आप कोचिंग के नोट्स वगैरह लेके आते हो या अरिहंत की बुक लेके आते हो, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो आप पीवाईक्यू एनालाइज करो तो उससे आपको पता लगेगा। मैं भी टॉपिक्स बताता हूँ। क्वांट में देर आर 5 टॉपिक्स इन विच फ्रॉम विच 80% ऑफ द पेपर कम। ठीक है, 80% ऑफ द पेपर कम फ्रॉम द ओनली 5 टॉपिक्स। तो कौन कौन से वो 5 टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला है हमारा नंबर सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी पूरा नंबर सिस्टम नहीं करना है, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नंबर सिस्टम से हमारे 10 टू 12 क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमारे 7 टू 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2-3 साल का एवरेज बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में होता है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह आती है इसमें। तो ये ऐसे भी 4 से 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन। परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हमारे 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन दोनों को मिला के आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रहते हैं छिटपुट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में वही कोन वगैरह का आ गया या फिर सिलेंडर का आ गया। इसमें आपको बेसिक बेसिक फार्मूला भी आते हैं, तो इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली सॉल्व कर पाते हो इसको, मेंसुरेशन को। ठीक है, फिर आपका आ गया स्पीड डिस्टेंस आ गया, फिर टाइम एंड वर्क आ गया। ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस आ गया। ठीक है, फिर ट्रेन आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ गई। ठीक है, तो ये छिटपुट टॉपिक्स हैं। मैं कह रहा हूँ इनको, अगर आपको इसमें से 2-3 टॉपिक्स इजी लगते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, तो इजी लगते तो आप इनको कर लो, नहीं इनको पूरी तरीके से छोड़ भी दोगे ना तो भी चलेगा। बस ये 4 टॉपिक्स में अपनी कमांड कर लो, तो इसमें आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस विच आर कमिंग फ्रॉम द क्वांट, 25 टू 30 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आ रहे हैं, आप ये देखो। ठीक है, और आपको 1-2 टॉपिक्स इनमें से आते हो तो सोने पे सुहागा, आप इजीली जो है 20 क्वेश्चंस की रेंज में आ जाते हो, कि 20 से ऊपर क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक्स को करके आप कर सकते हो। अब इन टॉपिक्स में भी को कैसे करना है मैं बताता हूँ। कि क्वांट में जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में भी आप जैसे किसी बुक में कब पढ़ोगे तो बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन है, 40-50 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से आते हैं। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, कोचिंग में आप जो है कोचिंग लोगे तो सारे पढ़ाएंगे आपको एक एक करके, नहीं सारा नहीं करना है। आप ये पीवाईक्यू एनालाइज करो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है कि रिमाइंडर क्या रहेगा, अगर ये डिवाइड कर दिया तो इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा। पहले तो इसका मल्टीप्लाई ही नहीं होगा आपसे, तो इसके मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक है। ठीक है, तो आप वो कैसे जानोगे ट्रिक, आपको जो है बेसिक से लेक्चर अभी नहीं करने हैं, बस पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, तो बस आप देखोगे वो किस तरह की ट्रिक अपना रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होगा अगली साल, बस फिगर्स चेंज हो जाएंगी, सेम क्वेश्चन आएगा इस साल 24 में। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि इसकी पावर ये मल्टीप्लीकेशन, अब ये क्वेश्चन आप देख के डर जाते हो, आपसे होगा नहीं, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, वो बस ट्रिक आप देख लो कैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और इसी टाइप के 15-20 क्वेश्चन कर जाओ, और फिर इसी टाइप के 15-20 क्वेश्चन कर जाओ। आपको नंबर सिस्टम के सारे टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यूपीएससी में रिपीटेड हो रहे हैं, आप 3-4 साल के पेपर देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, जैसे डिजिट वाले क्वेश्चन है, आप ये देखो, ये मैंने 23 के पेपर में से निकाले हैं।
डिजिट वाले क्वेश्चन कितने सारे हैं, डिजिट, ठीक है, 9 डिजिट नंबर है तो उसमें कौन से डिजिट का क्या रहेगा सिस्टम, ठीक है, फिर ये डिजिट वाला, फिर ये अगेन अगेन आ गया, फिर ये डिजिट वाला आ गया, ठीक है, फिर ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, फिर ये 4 डिजिट नंबर है। ऐसे हर साल डिजिट वाले जो है ना 7 से 8 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सिर्फ एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया और इसमें कमांड हासिल कर ली, तो आपके 7-8 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जा रहे हैं। सी सेट में आपको बस कॉम्प्रहेंशन के बाद यही डिजिट वाले कर दो, आपका सी सेट क्लियर है, ठीक है। अब सी सेट कैसे क्लियर है मैं बताता हूँ कि नेट 28 करेक्ट चाहिए 66.66 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। आप 23 24 जो है कॉम्प्रहेंशन के सही कर रहे हो, 8 10 आप जो है कॉम्प्रहेंशन इसके जो क्वांट रीजनिंग मिला के भी सही कर रहे हो ना, तो भी आपके 34 35 नेट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 34 35 नेट करेक्ट में पता है कितने नंबर आते हैं, 80 प्लस, और ये भी नहीं लाए जा रहे हैं आपसे। इसका मतलब आपके कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है और इसमें दिक्कत है, आपकी पढ़ाई में दिक्कत है, ठीक है। तो बस ये बेसिक बेसिक टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, जैसे ये क्वेश्चन है कि सिलेक्शन वाला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स आपको करने हैं, उसके बाद बात आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग काफी इजी रहती है, ठीक है। रीजनिंग के भी कुछ ही टॉपिक्स आपको करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। जैसे डेटा सफिशिएंसी, अभी ये कुछ दिनों से आने लग गई है डेटा सफिशिएंसी, कुछ सालों से आने लग गई है, मतलब 2-3 साल से, और इसके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखो ये है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर 5 मेंबर्स इन ए फैमिली एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी। अब स्टेटमेंट 1 ओनली रिक्वायर्ड है या स्टेटमेंट 2 रिक्वायर्ड है या स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों मिला के रिक्वायर्ड है या स्टेटमेंट 3 रिक्वायर्ड है। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का कि आपको पता नहीं है क्या होता है, लेकिन फिर भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। इससे इक्वेशन बनाओ, इससे सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में आते हैं। कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या करना है 40-50 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 40-50 क्वेश्चन आप कर जाओ, ठीक है। ये आपका कंठस्थ हो जाता है। फिर आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के, ये भी काफी इजी रहता है, ठीक है। ये सिलोजिज्म टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं कि स्टेटमेंट दे दिए और 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं, फिर उनसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। इसके भी 40-50 टाइप के क्वेश्चन करोगे, ये इजी होता है। और ये भी आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। फिर आता है हमारे सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। सीरीज एंड सीक्वेंस में क्या रहेगा, सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट कि एक टेबल है, उसके टेबल के चारों तरफ ये बैठ गए, तो ये वाला कहाँ बैठा है, ठीक है, उसके राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। फिर दूसरा हो गया लॉजिकल अरेंजमेंट हो गया, कि एक ये दे दिया कि क्लास में हमारे 10 बच्चे हैं और 10 में से 4 को इधर बिठाया, 4 को इधर बिठाया, तो बीच में कौन बैठा है। इस तरीके के सवाल आते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट वाले, ठीक है। फिर इसमें एक लैडर क्वेश्चन आ जाते हैं। लैडर टाइप के क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे ये रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे ये रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे पीली शर्ट रह रहा है, तो टोपी वाला किधर रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे ही आते हैं हमारे लेटर फ्लोर वाले, ठीक है। ऐसे ही हमारे ए बी सी डी वाले आ जाते हैं, ए बी सी डी 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 ई ई ई, तो 2 गैप दे दिए, फिर उसमें कौन सा फिल होगा, ठीक है। तो ये भी सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन हो गए। तो ये भी एक बार ट्रिक आ गई तो इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप देखना। फिर चौथे टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग काफी इजी है, आप इसमें 2-3 घंटे दोगे, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे यूपीएससी के, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है इसमें कि छोटे छिटपुट टॉपिक्स, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, एज हो गई, ठीक है, डायरेक्शन हो गई, इसके एक एक क्वेश्चन आते हैं। ये दो दो तीन क्वेश्चन आते हैं इसके कोडिंग डिकोडिंग के, इसके एक एक क्वेश्चन आते हैं। अब ये इतने इजी टॉपिक्स है ना, इनको देखते ही आप कर देते हो आराम से, थोड़ी सी ट्रिक लगा लो और ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो आप ये देखोगे आउट ऑफ 15 रीजन के क्वेश्चन ना 5 तो आपसे बिना पढ़े हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो तो 10 इजीली रीचेबल है। अगर आप क्वांट का मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो और रीजनिंग कर रहे हो, तो भी आपके जो है 35 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, करेक्ट। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मैथ का और रीजनिंग का एडिक्वेट स्टडी करनी चाहिए, ताकि कोई भी कहीं से कहीं तक हमारा गैप रह ना जाए, हमारे इजीली 100 प्लस क्रॉस करें मार्क्स, ठीक है। तो ये करना है। अब ये देखो इसमें रीजनिंग के कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसमें कोडिंग कर लोगे। फिर प्लेयर को कैसे राइट किया गया है, तो आप इसको निकाल सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये एज वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे ये
आप इसको पढ़ो कि ए इज ओल्डर देन बी, इज ओल्डर, तो इसकी एक सीक्वेंस बना दी, कौन ओल्डर है, कौन कौन वो है, ठीक है। फिर इसमें ओल्डेस्ट पर्सन का बता दिया कि किस तरीके से आप निकालोगे। तो इसमें काफी इजी हो जाता है इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। फिर जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, तो इसमें आपको बताना है कि एज क्या है यंगेस्ट चाइल्ड की। अगर ये दो स्टेटमेंट दी हुई है तो कौन सी कितनी स्टेटमेंट इसके लिए सफिशियंट है, कि पहली स्टेटमेंट से ही निकल जाएगा कि या दूसरी स्टेटमेंट भी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि क्वेश्चन काफी इजी है, आपको देखने से ही पता लग रहा है क्वेश्चन काफी इजी है, बस लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट में इसको करते हैं तो हसड़ बसड़ हो जाती है। तो अगर आप इसमें पेशेंस रख के 2 से 3 मिनट भी दोगे तो ये क्वेश्चन आपका इजीली इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें ये आ जाता है कि कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, के स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इनमें से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो ये भी कॉमन सेंस से हो रहा है। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाते हैं, उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 1 घंटा 15 मिनट कॉम्प्रिहेंशन को दिया है। मैं ये ज्यादा बता रहा हूँ, 1 घंटे में ही हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन अगर आप तरीके से करोगे और डायरेक्टली आप कॉम्प्रिहेंशन पे ही करोगे। बस हटना नहीं है, आप ऐसा नहीं करना कि आधे घंटे हो गया फिर आप क्वांट में कूद जाओ, नहीं। कॉम्प्रिहेंशन का एक एक सवाल जब तक खत्म कर नहीं लोगे, जब तक हिलोगे नहीं, उसके बाद आप क्वांट पे जाओ और रीजनिंग पे जाओ। और क्वांट रीजनिंग पे जाके भी डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। 10 मिनट आपको 1 और 2 टाइप के क्वेश्चन चूज करने हैं। 1 टाइप के क्वेश्चन वो जो कि काफी आपको देखने से ही आ रहे हैं और आपके कंफर्टेबल टॉपिक्स के हैं, और 2 क्वेश्चन वो जो अगर टाइम बचेगा तो आप करोगे। तो आपको 30-35 मिनट्स भी क्वांट में दोगे और रीजनिंग में दोगे ना, तो आपके इसमें 15 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन आप इनमें करोगे जो आपको आते हैं। तो आउट ऑफ 50 आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को मास्टर करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ होल सिलेबस। सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्हीं क्वेश्चंस को करो, ठीक है। तो जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को करो, और जो मैंने टाइप्स बताए, टाइप्स आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो खुद से देखना है। और पीवाईक्यू की सीरीज आ रही है, उससे देखना है। उस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आप इजीली इजीली 15 to 20 क्वेश्चन इन एडिशन टू कॉम्प्रिहेंशन कर जाओगे। कॉम्प्रिहेंशन के मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बिना तैयारी के कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि कौन से सोर्स से करें और कितना टाइम देना है, ठीक है। सोर्स मैं बताता हूँ, देखो सोर्स के लिए आप जो है कोचिंग के क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब पे। सबसे पहले तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सीरीज बहुत सारे टीचर्स ने निकाल रखी है, ठीक है। ईडीयू टैब की आप देख सकते हो, उसमें पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं यूपीएससी के। तो आपको बस ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप की ट्रिक लगा रखी है, उस ट्रिक को लर्न करना है हर टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इसके लिए जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, ठीक है। टॉपिक्स मैंने बता दिए, उन टॉपिक्स की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। कैट की भी चलती हैं और बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो उनकी क्लासेस देख सकते हो क्वांट और रीजनिंग में। फिर तीसरा है आप कोई भी बुक ले सकते हो, जैसे अरिहंत की आपने ले ली बुक, या फिर आर एस अग्रवाल ले ली। आर एस अग्रवाल में थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इन बुक से आप जो है प्रैक्टिस करो। अब आती है कितनी प्रैक्टिस करनी है। देखो मेरे हिसाब से 100 आवर्स आपको चाहिए मिनिमम। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो तो मेरे हिसाब से आप 100 आवर्स दो। इसमें 50 आवर्स कम से कम जो है क्वांट में दो, और 30 आवर्स जो है आप इसमें रीजनिंग में दो, और जो है 20 आवर्स इसमें कॉम्प्रिहेंशन में दो। कॉम्प्रिहेंशन में तो प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में भी बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्वांट को थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब जैसे नंबर सिस्टम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इतना देते हो ना तो आपका सी सेट इजीली क्लियर हो जाएगा। अब ये 100 आवर्स को डिवाइड करो, 2 मंथ्स हैं लेट से हमारे पास, ठीक है। 2 मंथ्स हैं तो 60 डेज हैं, तो डेली आपका 1.5 घंटा हो गया। तो अगर आप हफ्ते में जो है एक दिन भी दे रहे हो तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा डेली का आप 2 आवर्स सी सेट करें ही करें, ठीक है। डेली का 2 आवर्स आप सी सेट करें जब तक कि कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि सी सेट करना है। देखो लास्ट टाइम तक मत छोड़ो सी सेट को, लास्ट टाइम तक छोड़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। लास्ट के मंथ में जीएस का इतना ज्यादा सिलेबस हो जाता है, और उसके बाद हम सी सेट में टाइम देते हैं ना तो हमें गिल्ट फील आती है, गिल्टी लगता है हमें कि सी सेट में टाइम क्यों दे रहे हैं जब हमारा जीएस बचा हुआ है।
तो इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप जो 30th ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट कर लो सी सेट की जितनी भी तैयारी है। 30th ऑफ अप्रैल में आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सी सेट तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है, सी सेट में तो मेरे 80 प्लस या 90 प्लस आराम से आएंगे ही आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस लेके आना है सी सेट में, उसके बाद आपकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, वरना आपके माइंड में हमेशा डाउट्स एंड कंफ्यूजन रहेंगे। तो इस बात को मानो आप, और डेली का अभी से सी सेट में टाइम देना शुरू कर दो, ठीक है। और टाइम कैसे देना मैंने आपको बता दिया, सोर्सेज बता दिए, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में भी कौन कौन से टाइप्स हैं, ये आप ध्यान रख के करोगे, ठीक है। बस इतना करो, आपका सी सेट निकलेगा। और नहीं निकले तो बताना। ये आपकी लास्ट वीडियो, इससे ज्यादा आपको कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जंप करो लर्निंग की वीडियोस पे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।